पिता और पुत्र पार्ट 4। हाँ हाँ, यह दुष्ट बक रहा है। इसकी हड्डी पसली तोड़ने के बजाय इसे खिलाने पिलाने की सिफारिश क्यों कर रहे हैं? इसे आपने जो लाड़ प्यार दिया है उसी का यह फल है। इतना कहकर रसोयन सत्यप्रसाद की बाह पड़कर उसे घसीट ले गई। रसोई घर में सत्यप्रसाद ने रसोयन को सच्ची बात बताने का लाख प्रयत्न किया, पर कोई फ़ायदा न रहा। इसके बाद उसने अपने घर के नौकर को भी समझाने का प्रयास किया। अरे वीरवर्मा, मैं तुम्हारा मालिक सत्यप्रसाद हूँ। वीरवर्मा ने आंखें मलकर कहा, मालिक, इसमें शक ही क्या है? क्या तुम सचमुच ही यह मानते हो? सत्यप्रसाद ने उत्साह में आकर पूछा। वीरवर्मा खिलखिलाकर हंस पड़ा और वहाँ से चला गया। अब सूरज सिंह को लगा कि वह पागल होता जा रहा है, क्योंकि किसी ने भी उसकी बातों का विश्वास नहीं किया। उल्टे उसके पुत्र सत्यनारायण से वे सारी बातें कह डाली। उसी रात सत्यनारायण ने सत्यप्रसाद से सलाह दी, सुनो, तुम जल्दबाजी में आकर ये बातें सब लोगों को सुनाओ तो वे तुमको पागल मानकर वैद्य के पास भिजवाएंगे। इससे भला यही होगा कि चुपचाप पड़े रहो, जो कुछ होना है होने दो। रसोयन के मन में बच्चे के प्रति सहानुभूति पैदा हुई। बेचारी यह तो नहीं जानती थी कि वह स्वयं मालिक सत्यप्रसाद है। उसने सोचा, बेचारा बच्चा पेट दर्द का बहाना बनाकर पाठशाला ना गया तो पिता ने उसे नाश्ता तक देने से वंचित रखा। इतने में रसोयन को याद आया कि घर में चावल दाल इत्यादि चीज़ें खत्म हो गई है। इसलिए ऊपर जाकर वह मालिक से बोली, मैंने सुबह ही चावल लाने को कहा था, पर अब अभी तक नहीं आए। चावल के साथ और सामान भी लेके आना, आज नहीं तो कल लाना ही तो है। ये बातें सुनकर पिता के वेश में बैठा सत्यनारायण खिलखिलाकर हंस पड़ा। फिर अपनी हंसी पर काबू करके बोला, अच्छी बात है, अवश्य ला दूंगा। सदा गंभीर रहने वाले सत्यप्रसाद का इस प्रकार बच्चे जैसी हरकतें करना और हंसना रसोयन को कुछ अजीब सा लगा, मगर उसने इस पर ज़्यादा विचार नहीं किया। सत्यनारायण उठा, जेब से तिजोरी की चाबी निकाली, तिजोरी में रखे धन को देर तक गिना और एक बड़ी रकम जेब में डालकर बाहर निकल पड़ा। मालिक के बाहर निकलते ही रसोइयन ने पुकारा, सत्यनारायण, सत्यनारायण, पर उसे कहीं लड़के की आहट सुनाई नहीं दी। पिता की अनुपस्थिति में सत्यनारायण जहाँ भी होता वहाँ से कोलाहल सुनाई देता था, मगर अब हर कहीं शांति छाई हुई थी। उसने सारे मकान में लड़के को ढूंढा और अंत में उसे अपने पिता के दफ्तर वाले कमरे में मेज के सामने विचार मग्न स्थिति में कुर्सी में बैठा हुआ पाया। रसोयन ने उसे घुड़की दी, कितनी बार तुम्हें पुकारा, बोलते क्यों नहीं? सूर्य प्रसाद चौंक पड़ा, सिर उठाकर बोला, तुम क्यों मुझे इस प्रकार सता रही हो? अपना काम क्यों नहीं देख लेती? सुनो, मैं तो तुम्हारी भलाई के लिए ही कह रही हूँ। तुम ही उल्टे अपनी हैसियत से बढ़कर ज़्यादा बात कर रहे हो। इतना कहकर वह रसोई घर में जाकर एक थाली में लड्डू और बड़े लेकर आई। थाली देखकर सत्यप्रसाद को पहले कुछ डर सा लगा, मगर उसे महसूस हुआ कि अपने पेट में खलबली मची हुई है और वह उन पदार्थों पर टूट पड़ा। सारा खाना खा लेने पर उसकी सारी थकावट दूर हो गई। इतनी सारी चीज़ें खाने पर भी उसे पेट दर्द नहीं हुआ, उल्टे देह में कुछ फुर्ती सी आ गई। उस क्षण तक शरीर के परिवर्तन के कारण सत्यप्रसाद कुछ परेशान था, मगर अब इसी से उसे कुछ फ़ायदे दिखाई देने लगे। उसका शरीर हल्का हो गया था, इसलिए शौक से वह उछल कूद भी सकता था। कुछ दिन तक बाहरी मामलों से मुक्त हो निश्चिंत रहा जा सकता है, इस विचार से भी उसे खुशी हुई। उधर सत्यनारायण के मन में भी आकृति बदलने के कारण चिंता जाती रही। वह तिजोरी से जेब में रुपये डालकर सीधे दुकान पर पहुंचा। दुकानदार से कोई मोल तोल किए बगैर रसोयन की बताई सारी चीज़ें उसने खरीद ली और दुकानदार को उनका दाम चुकाया। एक कूली के सिर पर सामान का बोझ लदवाकर घर की ओर निकला। फिर रास्ते में उसने अपने लिए कुछ
शीशों की गोलियां और एक बंदर वाला खिलौना खरीदा। रास्ते में कई बुजुर्ग उसे देख आदर से प्रणाम कर रहे थे। पहले तो सत्यनारायण के समझ में नहीं आया कि वे सब उसी को प्रणाम कर रहे हैं, मगर जब वह सही बात समझ गया तब उसे बड़ा संतोष हुआ। अब मैं सबको धोखा दे सकता हूँ, इस विचार से उसके मन में गुदगुदी हो रही थी। रास्ते में प्रणाम करने वाले में कुछ अपरिचित थे तो कुछ परिचित भी। उसके मन में यह डर रहा कि अपरिचित में से कोई अपने साथ बातचीत करने लग जाए तो कैसी दुरावस्था होगी, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ। आगे की कहानी अगली पार्ट में।